ठीक है, फिर 1 मिनट में स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक सर। अब देखो स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। हाँ सर, दे रही है। तो मैं नोटपैड ओपन कर रहा हूँ अपने सिस्टम पे और नोटपैड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है उसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। तो आज हम प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे कि प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम क्या होता है और इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद हम लैंग्वेजेस पे स्विच करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि प्रोग्राम होता क्या है। क्या होता है प्रोग्राम, कोई आइडिया? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सर। हाँ, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, लेकिन होता क्या है, मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या हुआ? मतलब सर कमांड जो दिया जाता है तो किसी ठीक है, तो इसको कहा जाता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये करेक्ट है बिल्कुल। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का मतलब ये है कि आप जो भी चीज़ें करते हैं, कुछ भी करें आप, चाहे मैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, आप लाइफ में अपने कुछ भी करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बनाने पड़ते हैं। क्या बनाना पड़ता है? सीक्वेंस ऑफ स्टेप। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो अपने लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करनी है तो आपको सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स लिखने पड़ते हैं। ठीक है, यस सर। जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स लिखते हैं उसी को प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, तो हमारे ह्यूमन बॉडी में हमारा ब्रेन इसको मैप को तैयार करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। अगर हम कंप्यूटर में बात करें तो इसी तरीके से प्रोग्रामिंग है। तो प्रोग्रामिंग का मतलब यही हो गया कि व्हेन वी राइट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज या किसी चीज़ में। प्रोग्रामिंग क्या है? राइटिंग कोड, राइटिंग कोड बाय प्रोग्रामर। तो प्रोग्रामर किसी कोड को लिखता है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम थ्रू कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक मशीन, दोनों कह सकते हैं आप। ठीक है, तो प्रोग्रामर इस कोड को लिखता है ताकि हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। और वो कोड जो है आपका क्या हो सकता है? एक प्रोग्रामर जो प्रोग्राम लिखता है उसको प्रोग्रामर कहा जाता है, और जो वो लिखता है उसे प्रोग्रामिंग कहा जाता है। करेक्ट? यस सर। अब लिखने के लिए आपको क्या चाहिए? लैंग्वेज की जानकारी चाहिए। क्या चाहिए? यू मस्ट हैव अ नॉलेज अबाउट अ लैंग्वेज। ठीक है, अब लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज का मतलब होता है मोड ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज़ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब किसी से बात करने का या किसी को अपनी चीज़ें बताना और उसकी चीज़ों को समझने के लिए आपको क्या चाहिए? लैंग्वेज की लैंग्वेज, हाँ, मोड चाहिए, मतलब एक भाषा चाहिए, एक लैंग्वेज चाहिए। ठीक है, जैसे अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर करके बात कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों भाषाएं हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, यस इसी तरीके से जब आप कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं, कंप्यूटर से जब आप इंटरैक्ट करते हैं तो कंप्यूटर को समझ में क्या आता है? बाइनरी। ठीक है, 01। यस सर। या फिर आप इसी को मशीन कोड कहते हैं, आप इसी को 0 एंड 1 कह सकते हैं, या फिर इसी को आप ऑन या फिर ऑफ कह सकते हैं। हाँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें सेम है। तो कंप्यूटर की बात करें हम, या फिर इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, जी सर। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कह देंगे तो इसमें सारे डिवाइसेस आ जाएंगे, क्योंकि सिर्फ कंप्यूटर ही ऐसा नहीं करता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, एसी या डीसी करंट से चलते हैं, वो सभी इसी लैंग्वेज को समझते हैं, बाइनरी को ही समझते हैं। चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, टैब हो, या फिर इवन ये जो फ़ैन और लाइट जिनको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ये भी बाइनरी सिग्नल्स पे ही काम करते हैं। मतलब इनके पास सिर्फ दो ही तरीके का सिग्नल होता है, या तो ऑन का या फिर ऑफ का। हम इनको दो ही तरीके का सिग्नल दे सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि बाइनरी सिग्नल पे हम काम करना हमारे लिए टफ़ है। ठीक है, बाइनरी सिग्नल पे काम करना टफ इसलिए है क्योंकि हर दूसरी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो होती है वो एक इंस्ट्रक्शन को बहुत अलग अलग तरीके से समझती है। ठीक है, तो जब ये प्रॉब्लम थी, अगर हम कंप्यूटर के अब हिस्ट्री में चल रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, तो सबसे पहले जो लैंग्वेज आई
वो आई आपकी बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। यस सर। तो बाइनरी लैंग्वेज में मैंने आपको प्रॉब्लम बता दिया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि कॉम्पैटिबिलिटी नहीं थी। मतलब एक लैंग्वेज, मतलब एक कंप्यूटर पे लिखा हुआ जो कोड होता था वो ज़रूरी नहीं कि दूसरे कंप्यूटर पे चल जाए, ठीक है। मतलब सपोज़ अगर मेरे पास एक कंप्यूटर है फर्स्ट जनरेशन का, पहली जनरेशन का कंप्यूटर का, और आपके पास भी फर्स्ट जनरेशन का एक कंप्यूटर है, तो जो कोड सपोज़ मैंने 2 नंबर को जोड़ने का एक कोड लिखा, ऐड करने का एक कोड लिखा, वो कोड मैंने आपको दे दिया, तो वो आज जैसे आप चला लेते हो पहले ज़माने में पॉसिबल नहीं था, ठीक है। यस सर। तो अभी मैं सी लैंग्वेज में लिखूंगा या जावा में लिखूंगा या पाइथन में लिखूंगा, तो वो कोड मैं तुम्हें दे दूंगा, तो वही कोड तुम्हारे पे भी चलेगा, सेम वही कोड लिखना है आपको, ठीक है। लेकिन पहले के टाइम में फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पॉसिबल नहीं था जब बाइनरी यूज़ होता था। तो हमने क्या किया कि थोड़ा और एडवांसमेंट किया, हमने एक और लैंग्वेज की डेवलपमेंट किया जिसको कहते हैं हम असेंबली, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज में थोड़ा सा इजी तो हो गया, थोड़ा इजी इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर ऐड करना है कोई नंबर, तो ऐड नाम का वर्ड आ गया, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना है तो मूव नाम का वर्ड आ गया, इस तरीके के वर्ड यूज़ करने लगे। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम वही थी, असेंबली लैंग्वेज के कोड भी कॉम्पैटिबल नहीं होते थे, एक मशीन के कोड दूसरे मशीन पे कॉम्पैटिबल नहीं थे, ठीक है। ऑल्दो थोड़ा सा ईजी हो गया था क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश का वर्ड आ गया था, मूव, ऐड, जो कि कॉमन है, अगर ऐड करना है तो आपको समझ में आ रहा है कि ऐड वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। तो लेकिन इशू अभी भी सेम था, प्रॉब्लम्स अभी भी सेम थी। अब इसके बाद बहुत सारी लैंग्वेजेस आई, इनका मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, जैसे कि नाम सुना होगा बेसिक, कोबोल, फॉर्टन, इस तरह करके बहुत सारी लैंग्वेजेस आई, इनका डिफरेंट यूजेस था। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मैं अपने स्कूल टाइम पे हम लोग को बेसिक पढ़ाई गई थी, तो बेसिक इंग्लिश का और कंप्यूटर्स का मिक्सचर है। मतलब जैसे कि अभी स्कूल में कॉलेज में पढ़ाया गया होगा एल्गोरिथम, तो ये एल्गोरिथम की तरह लिखी जाती थी, 10 लेट a इक्वल्स टू दिस, 10 लेट b इक्वल्स टू, इस तरह से लिखा जाता था बेसिक में। लेकिन अब बेसिक का यूजेज आज की डेट पे कोई नहीं रह गया है, ठीक है। अब स्कूलों में भी जो लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं वो जावा, पाइथन, ये सब पढ़ाई जा रही है, मॉडर्न लैंग्वेजेस पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है। तो अब ये लैंग्वेज ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, बेसिक हो गई, कोबोल हो गई, फॉर्ट्रन। हाँ, कोबोल और फॉर्ट्रन का अभी भी यूज़ होता है, इसकी जगह पर एक लैंग्वेज है पास्कल का यूज़ किया जाता है, अभी भी साइंटिस्ट यूज़ करते हैं इसका, वेदर फोरकास्टिंग में यूज़ किया जाता है। किसमें यूज़ किया जाता है? वेदर फोरकास्टिंग में। तो जो आप मौसम विभाग या आप सुनते हैं ना न्यूज़ में, लास्ट में मौसम के बारे में बताते हैं वो आपको, वो वहाँ पर अभी भी पास्कल यूज़ किया जाता है। अभी भी इसरो और नासा जैसी ऑर्गेनाइजेशन पास्कल पे वर्क करती हैं, क्योंकि पास्कल और फॉर्ट्रन 2 ऐसी लैंग्वेजेज हैं जहाँ पर फार्मूला बेस्ड कैलकुलेशन करना थोड़ा इजी है, ठीक है। लेकिन जनरल यूजेस में इनका कोई यूजेस नहीं रह गया है, जनरल लाइफ में इनका यूजेस नहीं रह गया, ठीक है। अब अगर अब बात करें इसके बाद की लैंग्वेजेस की, तो इसके बाद जो लैंग्वेज आई वो आई सी लैंग्वेज आ गई। तो सी लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। ऐसा क्यों कहते हैं? अब इसके बहुत सारे रीज़न हैं। इसके एक रीज़न ये है कि पुरानी लैंग्वेजेस में एक यही लैंग्वेज रह गई है जो आज भी यूज़ की जाती है, ठीक है। बाकी लैंग्वेजेस पेरिश हो चुकी हैं, ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। इसीलिए सी लैंग्वेज देखा होगा कि बीटेक में या बीई में अक्रॉस सारे ब्रांचेस पढ़ाई जाती है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। ऑल्दो उन ट्रेड्स में भी पढ़ाया जाता है जिन ट्रेड्स में डायरेक्ट यूजेस नहीं है, जैसे मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ईसी हो गया, ईएन हो गया, ठीक है, या बीआर्क हो गया, वहाँ पे डायरेक्ट यूजेस नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूजेस नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट यूजेस नहीं है। लेकिन आज की डेट पे सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ऑटोमेशन पे काम कर रही हैं, ठीक है। कोई भी इंडस्ट्री अकेले नहीं काम कर रही है। मतलब अगर आपने सिविल का यूज़ करके अगर एक बिल्डिंग बना दी, बीआर्क ने उसका आर्किटेक्चर बनाया और सिविल इंजीनियर ने उसको आर्किटेक्चर खड़ा कर दिया, तो आज की डेट पे आप फ्लैट या कहीं भी देखने जाते हैं तो वो क्या बताते हैं कि एआई इनेबल्ड है। आप वॉक करेंगे, लाइट्स ऑन हो जाएंगी, ठीक है। सेंसर जो है, आप लिफ्ट के सामने खड़े होंगे, सेंस कर लेगा, लिफ्ट ओपन हो जाएगा। तो ये कैसे हो रहा है? ये एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से हो रहा है, ठीक है। और जो लिफ्ट है वो एक हार्डवेयर है। ये जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं तो उसको कहा जाता है ऑटोमेशन, ठीक है। या जिसको आप स्मार्ट डिवाइस आज की डेट पे कहते हैं। आपका टीवी स्मार्ट है, आप बोलेंगे स्टार्ट हो जाएगा, आप हाथ स्वाइप करेंगे वो स्क्रीन चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये मिक्सचर है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है, जो कि आपके ईसी, ईएन, ये सब ब्रांच वाले जो पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं, ठीक है।
वो सॉफ्टवेयर भी पढ़ते हैं और हार्डवेयर भी पढ़ते हैं। क्लियर? तो सी को मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहा जाता है। उसके एक तो रीज़न ये हो गया, ये जनरल रीज़न था, ठीक है, जनरल रीज़न जो एक किसी को भी समझाया जा सकता है, लेकिन एक अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो आपसे जो कंपनी एक्सपेक्ट करेगी वो टेक्निकल आंसर एक्सपेक्ट करेगी, ठीक है। तो टेक्निकल आंसर इसलिए है क्योंकि आज भी जो एग्जाम्पल की बात करें तो जो सिस्टम प्रोग्रामिंग है वो आज भी सी में किया जाता है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल देखा जाए सिस्टम प्रोग्रामिंग में क्या, तो जितना भी स्टार्टअप प्रोग्राम बनाया जाता है, स्टार्टअप प्रोग्राम या फिर इसको आप कह सकते हैं बूट प्रोग्राम। बूट प्रोग्राम क्या होता है? बूट प्रोग्राम वो प्रोग्राम होता है जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, या फ़ोन को जब आप स्टार्ट करते हैं तो जब पावर बटन आप दबाते हैं, उसकी प्रेस करते हैं, स्विच ऑफ मोड से ऑन करते हैं, तो जो प्रोग्राम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम में लोड करता है उस प्रोग्राम को बूट प्रोग्राम कहा जाता है, ठीक है। तो जो देखा होगा ब्लैक स्क्रीन पे कुछ लोड होता है अपने आप, इसके बाद थोड़ी देर बाद ओएस आपका लोड होना शुरू हो जाता है, चाहे वो फ़ोन हो आपका या फिर आपका कंप्यूटर हो, उसको बूट प्रोग्राम कहा जाता है। तो बूट प्रोग्राम अभी भी सी लैंग्वेज में लिखा जाता है। इसके अलावा ये जो मैं माउस मूव कर रहा हूँ, तो ये जो कर्सर मूव कर रहा है, कर्सर या फिर इसको पॉइंटर कह लीजिए आप, कर्सर या पॉइंटर जो भी आप कह लीजिए, कहीं अगर आइकन पे रखेंगे तो पॉइंटर बन जाएगा और कहीं जैसे मैं लिख रहा हूँ तो ये अभी कर्सर बना हुआ है, ठीक है। तो ये भी सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है, इसका भी कोड सी लैंग्वेज में लिखा गया है। इसके अलावा और इससे बड़ी चीज़ अगर मैं बताऊँ तो अभी आपने नाम सुना होगा, एक कंपनी का नाम है एप्पल कॉरपोरेशन, जिसका आप मैक ओएस और आईओएस फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं। तो वो भी जो है जो लैंग्वेज यूज़ करता है अपने प्रोग्रामिंग के लिए उसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव सी। तो ऑब्जेक्टिव सी बनी कहाँ से है? ऑब्जेक्टिव सी एक मॉडर्न लैंग्वेज है जो कि किसके ऊपर रन कर रही है? सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी के ऊपर रन कर रही है, ठीक है। इसके अलावा आज की डेट पे जितनी भी मॉडर्न लैंग्वेजेस आप सुनते हैं, जावा हो गया, पाइथन हो गया, जावा, पाइथन, ये सब के सब जो है सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी को लेकर के मॉडिफाई किया गया है और उसके ऊपर चलाया जा रहा है, ठीक है। बिल्कुल, इसीलिए सी को मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहा जाता है। और सी लैंग्वेजेस क्यों, सी लैंग्वेज और भी एक काम करती है, जैसे मॉडर्न लैंग्वेजेस पाइथन जैसे है, तो पाइथन में क्या है कि पाइथन ने डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट हटा दिया है। अगर टेक्निकल टर्म में बात करें तो डायरेक्टली हम पाइथन के कोड में डेटा टाइप नहीं लिखते हैं। जैसे हमको ए और बी को ऐड करना है तो हम ए में 10 डाला, बी में 20 डाला और सी इक्वल्स टू ए प्लस बी कर दिया। लेकिन ये इसके पीछे जो डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पर है? सी लैंग्वेज में। तो डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट आपको जानना ज़रूरी है। आप ए इक्वल्स टू और बी इक्वल्स टू नंबर लेकर के उसको ऐड कर दे रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन वो हो कैसे रहा है? आप क्योंकि प्रोग्रामर हैं, आपके लिए जानना ज़रूरी है कि वो कैसे हो रहा है, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा। किसी भी कंपनी में जाएंगे आप, टीसीएस में, विप्रो या इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, कहीं भी आप अप्लाई करेंगे तो जो इंटरव्यू के डेस्क पे आपसे पूछा जाएगा कि ये हो कैसे रहा है, इसका प्रोसेस क्या है, ठीक है। प्रोसेस आप तभी जानोगे जब आप सी लैंग्वेज पढ़ के आए होगे, या फिर पाइथन से पहले अगर आपने जावा पढ़ लिया तो जावा क्योंकि कॉन्सेप्ट सी के कवर कर देता है तो आपको वो चीज़ आ जाएगी। अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप वहीं पे अटक जाओगे। आप क्या करोगे कि आप उसको बता नहीं पाओगे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप प्रोग्रामर हो, आपको बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। बैकग्राउंड नहीं समझ में आएगा तो आपके लिए सारी चीज़ें नल एंड वॉइड है, ठीक है। बात समझा गया? इसीलिए सी को मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहा जाता है, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। तो आप जितने भी मॉडर्न सॉफ्टवेयर चलाएंगे वो सारे चलते कहाँ हैं? किसी न किसी ओएस के ऊपर चलेंगे, और ओएस किस पे चल रहा है? सी लैंग्वेज के बेस पे, ठीक है। इसके बाद सी में क्योंकि सिस्टम प्रोग्रामिंग के अलावा ग्राफिकल प्रोग्रामिंग उतनी अच्छी पॉसिबल नहीं हो पा रही थी, इसीलिए एक लाइब्रेरी और बनाई गई जिसको C++ लैंग्वेज के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो जब C++ लैंग्वेज आई तो इसकी ग्राफिक्स की लाइब्रेरी थोड़ी इनरिच हो गई। क्या हो गई? हाँ, ग्राफिक्स की लाइब्रेरी आ गई इसके साथ। मतलब कि उस ज़माने में अच्छे गेम्स वगैरह बना पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, ठीक है। जो सी लैंग्वेज में गेम बनते थे वो बहुत बेसिक बनते थे, लेकिन जो मॉडर्न गेम है, जैसे आज की डेट पे जो गेम्स आप देखते हो बिल्कुल हाई डिफिनीशन में ग्राफिक्स होता है उसके अंदर, ठीक है। यस सर। और इसी की वजह से वो पॉपुलर होते हैं, ठीक है। प्लस की वजह से जितने भी ग्राफिक होते हैं
हाँ enhance हो गया। इन्हांस हो गया। तो सी प्लस प्लस जो बेटर चीज़ लेकर के आया, एक तो ग्राफिक्स की लाइब्रेरी लेकर के आया अपने साथ, और उसके साथ साथ ये एक कॉन्सेप्ट लेकर के आया प्रोग्रामिंग का जिसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसको हम OOPS कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम या स्ट्रक्चर, जो भी आप कह लीजिए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था। यहाँ से जितनी भी लैंग्वेजेस आज की डेट पे हम सब यूज़ करते हैं सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ठीक है, सर जैसे कोई एग्जांपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का? सारे ही लैंग्वेजेस हैं आज की डेट पे जितनी, सी प्लस प्लस के बाद जितने भी हैं, जावा, पाइथन, PHP, रूबी, अच्छा जितने लैंग्वेजेस के आज की डेट पे नाम जानते हो ना, वो सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। ठीक है, मतलब इसमें सर होता क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है अभी मैं बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होता ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी चीज़ अगर इस दुनिया में अगर वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो हम उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ इस दुनिया में अगर ऑब्जेक्ट है तो हम उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्वेश्चन ये राइज होता है कि ऑब्जेक्ट है क्या। ऑब्जेक्ट है एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी, मतलब जो भी चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है वो सारी चीज़ें क्या हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कोई चीज़ ऑब्जेक्ट है और इस दुनिया में अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम प्रोग्रामिंग की हेल्प से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं, जो कि आज की डेट पे आपको पॉसिबल दिख रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट हर चीज़ को हम प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है, आप स्मार्ट वॉच पहनते हो, आपको बताती है कि आपने कितने स्टेप्स चल लिए, आपको कितने स्टेप और चलना है, तो वो आपको कंट्रोल कर रही है। ठीक है, आप कार ऑटोमेशन लेकर के आए, हम ड्राइवरलेस कार लेकर के आ चुके हैं आज की डेट पे, टेस्ला मोटर्स जैसी कंपनियां लेकर के आ चुकी हैं। हम मतलब कोई भी चीज़ आप बता दो जो ऑटोमेटेड ना हो। ठीक है, घर को पूरा आप ऑटोमेट कर सकते हो, बिना टच किए सारी चीज़ें की जा सकती हैं। ठीक है, आप नीचे से ऊपर अपने घर तक पहुंच जाओगे लिफ्ट से और बहुत सारे सुविधाओं से, जिसमें आप बिल्कुल बिना टच के वॉइस कंट्रोल पे आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, सो हर चीज़ ऑटोमेटेड। आपके घर में एसी लगी है, वो ऑटोमेटेड कंट्रोल है आज की डेट पे सॉफ्टवेयर से। आप घर पहुंचने से पहले अपना एसी ऑन कर सकते हो आज की डेट पे। ठीक है, वाईफाई है, ऑटोमेशन है, इसको IoT कहा जाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो जैसे अगर आप बड़ी कंट्रीज़ में चले जाओगे, दुबई वगैरह में, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे IoT, पूरी सिटी को IoT से कंट्रोल किया गया है। या आप जापान या अमेरिका वगैरह में चले जाओगे, ये सब ऑटोमेटेड है। मतलब वहाँ पे आप ट्रैफिक पे आपको कोई मिलेगा नहीं, ट्रैफिक सिग्नल आपने ब्रेक किया, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, आपका चालान कट जाएगा। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके घर के बगल में अगर गार्बेज बिन है, अगर वो फुल हो गया है तो आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वो फुल होगा उसका अलार्म जो है, एक मैसेज ड्रॉप हो जाएगा नगर निगम को, और उनके पास एक मैप आ जाएगा GPS वाला कि किस जगह का फुल हुआ है। वो GPS पर क्लिक करेंगे, उनकी गाड़ी उससे मूव करेगी, गाड़ी आएगी, जैसे ही वो बिन में टच होगी तो वो ये बता देगी कौन सा फुल है। जो फुल है उसको वैन अपने ऑटोमेटिकली पिक कर लेगी, हाथ नहीं लगाना होता, पिक करके ड्रॉप करेगी, मूव कर देगी। ऐसे ये सारी चीज़ें क्या है, ऑटोमेशन का पार्ट है। ठीक है, तो ये सब कुछ क्या था, ऑब्जेक्ट था, और आज की डेट पे हमने प्रोग्राम की हेल्प से और इंटरनेट की हेल्प से कनेक्ट करके उसको और पॉसिबल बना दिया है, सब कुछ हम कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आप जितना भी प्लास्टिक मनी आज की डेट पे कैरी करते हैं सब जावा में प्रोग्राम्ड है आज की डेट पे। चाहे वो आपका ATM कार्ड हो, मतलब डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, या फिर आज की डेट पे शॉपिंग मॉल वाले भी अपना कार्ड देते हैं। ठीक है, सब प्लास्टिक मनी है। ठीक है, अब तो NFC आ गया है, आप पेट्रोल पंप पे जाइए, कार्ड दूर से ऐसे टच कराएंगे आप, और टच कराते ही वो उससे वो कर सकते हैं। ठीक है, पेटीएम जो यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, एक तरीके का NFC फीचर है। स्कैन किया आपने, आपको किसी को छूना टच करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप स्कैन करिए और पे करिए, ख़त्म करिए काम। ठीक है, तो दीज आर व्हाट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से बनाई गई। ये सारे लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं, मैंने कुछ ही नाम लिखे हैं। अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो भी एक लैंग्वेज है C# माइक्रोसॉफ्ट की, .NET जिसको हम समझते हैं। ठीक है, हाँ, तो .NET एक्चुअली कोई लैंग्वेज नहीं है, ये गलत टर्म है, ये कभी बोलना भी नहीं चाहिए। इंटरव्यू में बहुत लोग बोलते हैं कि .NET इज़ द लैंग्वेज। .NET कोई लैंग्वेज नहीं है, C# एक लैंग्वेज है, .NET एक फ्रेमवर्क है, एक प्लेटफॉर्म। ठीक है,
जहाँ पर आप सी शार्प के यूज़ से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। डॉट नेट इज़ नॉट अ लैंग्वेज। प्लेटफॉर्म का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे ट्रेन आती है। प्लेटफॉर्म वर्ड कहाँ से आया? ट्रेन। तो प्लेटफॉर्म कोई लैंग्वेज नहीं होती है, मतलब बात समझ रहे हैं, कहीं जाने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं होता है। प्लेटफॉर्म एक ऐसा बेस है जहाँ पर आप किसी भी तरीके की ट्रेन को लाके खड़ा कर सकते हैं, वहाँ से मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म क्या करता है? किसी को भी रिसोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्लियर? ये तो हो गई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात। अब हम बात करते हैं कि सी लैंग्वेज में और उसमें क्या डिफरेंस था। तो प्रोग्रामेटिकली भी देखते हैं, थोड़ा सा करके भी देखेंगे इसको, ठीक है। तो सी लैंग्वेज और अगर हम हायर लैंग्वेजेस का कंपैरिजन करें, मतलब कि सी लैंग्वेज जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और दूसरा जो हम लोग देख रहे हैं दूसरी तरफ, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मैंने बता दिया कि पहला डिफरेंस तो यही था कि इनकी लाइब्रेरी उतनी इनरिच नहीं है। सी के पेरिश ख़त्म होने का रीज़न ही ये रहा, वो मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाई सी, क्योंकि इसकी जो लाइब्रेरी वो उतनी इन्हांस्ड नहीं है, ठीक है। तो इन्हांसमेंट की क्या बात करें, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कोई अगर एक लैंग्वेज ले लेते हैं, सपोज हम पाइथन को एग्जांपल ले लेते हैं कंपैरिजन के लिए, तो यहाँ पे लाइब्रेरी इन्हांस नहीं है। मतलब यहाँ पे जो आप प्रोग्रामिंग है वो सिस्टम प्रोग्रामिंग कर सकते हो, अभी भी आप कर सकते हो सिस्टम प्रोग्रामिंग। पाइथन की बात करें तो यहाँ भी सिस्टम प्रोग्रामिंग की जा सकती है, ठीक है। और अगर बात करें तो यहाँ पर गेमिंग, ग्राफिकल की जा सकती है, ग्राफिकल गेमिंग की जा सकती है, ग्राफिकल की जा सकती है। यहाँ पे नॉट पॉसिबल, ठीक है। गेमिंग के वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पे ब्लैंक है, मतलब सिर्फ इतने में ही ब्लैंक है। मतलब जैसे पाइथन में तो अभी इसके भी बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ हो ही नहीं सकता है तो अब ये पॉइंट यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें एआई प्रोग्रामिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोग्रामिंग, तो वो यहाँ पॉसिबल है। यहाँ पर भी नो आ जाएगा, नो एआई, ठीक है। तो अभी इलेबोरेट हम कर ही नहीं रहे, मतलब उसको फैला नहीं रहे हैं, क्योंकि जब पॉसिबल ही नहीं तो वहाँ पे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये पूरा अपने आप में एक फील्ड है पाइथन का, ठीक है। पाइथन के पास इसके लिए बहुत सारी लाइब्रेरीज है। यहाँ पर डेटा एनालिटिक्स किया जा सकता है, डेटा एनालिटिक्स किया जा सकता है। डेटा एनालिटिक्स का मतलब क्या है? एक एग्जाम्पल ले लें अगर हम, तो उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्पोर्ट्स, ठीक है। तो जो टीवी में जितने भी आप स्पोर्ट्स के कोई भी गेम देखते हैं, चाहे क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, या कोई भी मैच देखते हैं, तो वहाँ पर बीच बीच में मैच के डेटा आता है। जैसे कि 2 प्लेयर आउट हो गए और अभी 5 का रन रेट चल रहा है और 80 रन बने हुए हैं, तो वो ये बताते हैं प्रोजेक्टेड स्कोर से कि इस रन रेट से चलेंगे तो ये अगले 20 ओवर में कितना रन बना ले जाएगी टीम, ठीक है। तो वो सारा डेटा कैसे आ रहा है? वो सॉफ्टवेयर से आता है, ठीक है। वहाँ कोई मैनुअली नहीं बैठा है, क्योंकि वो तुरंत बता देते हैं आपको थोड़ी देर में, ठीक है। या किसी प्लेयर का प्रोजेक्शन दिखाते हैं कि इन्होंने ऑफ साइड में या ऑन साइड में इतने रन स्कोर किए हैं, ये इधर इतना स्कोर किया है, एक प्लेटफॉर्म बन करके आता है, ठीक है। वो सब कुछ क्या है? डेटा एनालिटिक्स। डेटा को एनालाइज करके वो सॉफ्टवेयर तुरंत एक ग्राफिकल रिजल्ट जनरेट करता है और बताता है कि इस रन रेट के हिसाब से फॉर्मूला लगा हुआ है वहाँ पे, वो बता देता है कि क्या बन जाएगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, और जितना भी आज की डेट पे आप देखते हैं वो सब पाइथन से होता है। जितना भी आप टीवी में वो आपको सामने दिखाते हैं वो पाइथन दिखा रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर वो पॉसिबल नहीं है, नो डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। तो मतलब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके आगे एग्जांपल्स लेने का मतलब नहीं है, इसलिए क्योंकि सी जो है पॉसिबल नहीं है। हाँ, इसमें अब हाँ पॉसिबल नहीं है। अगर आप एग्जांपल लेते जाएंगे तो बहुत कुछ है जो पाइथन कर सकता है। सिर्फ रीज़न क्या है? लाइब्रेरी इन्हांसमेंट, ठीक है। यहाँ पर लाइब्रेरी का इन्हांसमेंट नहीं हो पाया क्योंकि ये एक ओपन सोर्स टाइप का सॉफ्टवेयर था जिसको कोई कंपनी ओन नहीं कर रही थी, और पाइथन भी ओपन सोर्स है, लेकिन क्योंकि इसको बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसकी अलग अलग तरीके की लाइब्रेरीज डेवलप कर रही हैं,
ठीक है। यस सर। तो डेटा एनालिटिक्स फील्ड में एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका आप नाम जानते हैं, गूगल। तो गूगल में जितना भी आप सर्च करते हैं, सब कुछ जो भी आप सर्च करते हैं, कुछ भी सर्च किया, गूगल उसका डेटा एनालिटिक्स बना करके स्टोर करता है, ठीक है। आपकी आईडी के अकॉर्डिंग वो सेव करता है, आपका बिहेवियर सब कुछ सेव कर रहा है। तो वो सब कुछ किया किससे जा रहा है? पाइथन के हेल्प से, ठीक है। तो पाइथन लाइमलाइट में आया था गूगल की वजह से, क्योंकि गूगल इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, इसके वजह से। तो गूगल जितनी भी स्क्रिप्टिंग है वो आपकी सब इसी से करता है, जितना भी आप सर्च वाला उसका पोर्शन करते हैं वो सब पाइथन से स्टोर करता है वो, ठीक है। यस सर। अब आते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये तो वर्बल डिफरेंस हो गया, वर्बल डिफरेंस जो बोल के बताया जा सकता है। लेकिन मैंने बताया कि बीइंग एन इंजीनियर यू हैव टू बी टेक्निकली, इसके लिए मतलब आपको टेक्निकल आंसर्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, या फिर इसको आप प्रोसीजरल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रोसीजरल लैंग्वेज, ठीक है। अब प्रोसीजरल लैंग्वेज या स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है टेक्निकली हम समझते हैं। तो अगर अभी मैं क्या करता हूँ, सी प्रोग्राम का एक कोड लिखता हूँ, तो सी प्रोग्राम का जो कोड लिखा जाता है वो लिखा जाता है हैश इंक्लूड स्टूडियो। हाँ, स्टूडियो को न्यू वर्ड में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। studio.h, इसी तरीके से आप लिखोगे हैश इंक्लूड conio.h। इस तरह से और भी लाइब्रेरीज हैं, अभी ये बेसिक लाइब्रेरी है जिसको आप यूज़ करते हो। उसके बाद आप लिखते हैं void main, फिर आप ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर यहाँ पे आप क्लोज करते हैं, और यहाँ पर आप सपोज मैंने एक वेरिएबल बना दिया int i, और i को मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी, और इसको मैंने printf की हेल्प से डिस्प्ले कर दिया। यहाँ पे हमने डाल दिया %d और कॉमा i, ठीक है। और अगर मुझे इसी प्रोग्राम में एक दूसरा वेरिएबल बनाना है और मैंने यहाँ पर बना लिया int j = 256, तो यहाँ पर अगर आप बोरलैंड या टर्बो यूज़ कर रहे हैं जो कि सी का कंपाइलर है, तो यहाँ पर एरर आ जाती है, ठीक है। तो वो आपका वो कंपाइलर जो है आपको वार्निंग देने लगता है, मतलब बोलने लगता है आपसे, बताने लगेगा आपको रेड मार्क करके कि वेरिएबल्स मस्ट बी डिफाइंड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। मतलब सी में आपको अगर ये वेरिएबल बनाना है तो आप मिडिल ऑफ द प्रोग्राम नहीं बना सकते, आप यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ इनिशियली जहाँ पर मैंने यहाँ डिक्लेयर किया था, आप जे को यहाँ डिक्लेयर कर दीजिए, उसके बाद आप यहीं कहीं भी यूज़ करिए, ठीक है। डिक्लेरेशन पॉसिबल नहीं होता है मिडिल ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। सी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप मिडिल ऑफ द प्रोग्राम डिक्लेरेशन वेरिएबल्स का कर नहीं सकते हैं, ठीक है। जो कि बीइंग अ प्रोग्रामर एक प्रॉब्लम है। अगर आप मिडिल ऑफ द प्रोग्राम नहीं करोगे तो एक प्रॉब्लम है कि आप अगर आप 200 लाइन का कोड लिख रहे हो तो हर बार आप स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम आकर के लिखना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। और जितने नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड बनते जाएंगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती चली जाएगी। ये मॉडर्न लैंग्वेजेस में नहीं है। अगर यही कोड मैं जावा में लिखूँ, जावा कोड, सेम कोड अगर लिखा जाए यही चीज़ करने के लिए, तो जावा में क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे क्लास बना दिया मैंने सपोज ए नाम का, तो कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, और फिर मैंने यहाँ लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ पर मेन इस तरीके से लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? जब हम लोग इस पे आगे आएंगे तब फिर हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। जो बुक्स में आपको देखने मिलेगा ARGS लिखा मिलेगा। फिर यहाँ पर आकर के आप वेरिएबल बनाओगे और यहाँ पर उसमें कोई भी वैल्यू चाहोगे असाइन कर दोगे, और आप उसको यहाँ पर लिखा जाता है। जो प्रिंट करने का स्टेटमेंट है वो है system.out.println। यहाँ लिखा जाता है system.out.println, और यहाँ पर आप उसको प्रिंट करवा दोगे, ठीक है। लेकिन जावा में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहीं पर भी कोई और दूसरा वेरिएबल बनाना चाहें तो वहाँ पर आप फ्री हैं बनाने के लिए, और उसको जब चाहें यूज़ कर सकते हैं, जब चाहें आगे प्रिंट कर सकते हैं, जिस तरीके से चाहें वैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ जी पे प्रिंट करा दिया हमने।
हम और भी चीज़ें कर सकते हैं, कैलकुलेशन करना चाहे कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर यही अभी हम पाइथन का कोड लिखें तो पाइथन इसको और भी ईजी बना देता है। पाइथन में सीधा आप काम कर सकते हो, इतना झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने 4 डाला और यहीं प्रिंट करा दिया, ख़त्म हो गया 2 लाइन में कोड। तो पाइथन का यूज़ किया जाता है बहुत फास्टर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। यहाँ डाला हमने, तुरंत उसको यहाँ प्रिंट करा दिया। क्लियर? यस सर। तो अब ये सब डेवलपमेंट हुआ कैसे? सी सबसे पहले आई है, जावा उसके बाद आई है, जनरेशन के हिसाब से बात की जाए तो अगर, और पाइथन उसके भी बाद आई है। तो अब ये सी बात है, जो बाद में आया है वो और ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आप पाइथन को देखें तो इसको देख करके बहुत कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ये समझ में आ रहा है कि आई के अंदर कुछ डाला हमने, उसको प्रिंट करा दिया, लेकिन वो क्या डाला, वो क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों लिखा जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट आपको तब पता चलेगा या तो आप जावा पढ़ के आइए पूरी तरह से, और या तो आप या फिर आप सी पढ़िए। नहीं तो अगर आप इंटरव्यू में अगर आपको उसने कोई ऐसा कोड दे दिया और पूछ लिया, अगर ये दे दिया उसने आपसे और पूछ लिया कि एक्चुअल में क्या है, इसको आप डिफ़ाइन करिए, तो आप डिफ़ाइन नहीं कर पाओगे इसको जल्दी, ठीक है। तो आप ये इतना डिफ़ाइन कर सकते हो कि आई के अंदर 4 डाला है हमने, तो वो आपसे ये पूछेगा कि 4 का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है, ये बीच में जो साइन लगाया गया इसका मतलब क्या है, इसको क्या कहते हैं, ऐसा ही क्यों कर रहे हैं हम, 4 क्यों नहीं लिख रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये सारे आंसर आपको तब मिलेंगे जब आप डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट पढ़ के आए होगे, ठीक है। स्टोरेज का कॉन्सेप्ट पढ़ के आओगे कि कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज का मतलब क्या होता है, क्यों करते हैं स्टोरेज हम, ठीक है। तो ये की कॉन्सेप्ट है। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो प्रोग्रामिंग एक्चुअली आपको नहीं समझ में आएगी। आप रट लोगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग एक लिमिट के बाद आप नहीं कर पाओगे। तो कॉन्सेप्ट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन, तो ये आपकी इमेजिनेशन पावर कभी इंक्रीज़ नहीं होगी। जो आप 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम सीखे हो बस वही सीख पाओगे, और बाकी अपने से कुछ नहीं कर पाओगे। और इंडस्ट्री में जाने के बाद आपको उसके आगे का काम करना होता है, ठीक है। तो जैसे कि आइंस्टीन ने भी कहा है कि इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन नॉलेज, ठीक है। तो नॉलेज का मतलब क्या होता है, जो मैंने तुम्हें सिखाया तुमने सीख लिया, और वही प्रोग्राम जो मैंने बनाया वो तुम बना ले रहे हो, दैट इज़ नॉलेज। इमेजिनेशन क्या है, मैंने आपको एडिशन का प्रोग्राम बनाया और आपने ये सोचा कि सर ने आज मुझे एडिशन का प्रोग्राम बनाया है, मैं और कितने तरीके से एडिशन कर सकता हूँ, और आपने उसी प्रोग्राम को करने के बहुत सारे तरीके बना लिए, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि 2 + 2 4 होता है, लेकिन आपने बाद में सोचा कि 5 - 1 करेंगे तब भी तो 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 × तो आप इसके जो डिफरेंट वेज निकाल रहे हैं वो आप तब कर पाएंगे ना जब आपको एडिशन का कॉन्सेप्ट पता होगा, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि इन सब को करने के लिए हमें चाहिए क्या होगा, हमें टूल्स क्या चाहिए होंगे। तो अभी क्योंकि हम सी लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे, तो क्योंकि सी लैंग्वेज को सीखने के लिए जो टूल्स हैं वो 2 तरीके के हैं। आपको चाहिए होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए कंपाइलर। अब कंपाइलर क्या होता है, सपोज़ आपने सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखा, मतलब आपने कोड लिखा, इस कोड को कहा जाता है सोर्स कोड। तो कंपाइलर का काम क्या होता है, सोर्स कोड को कंपाइल करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में, जिसको मशीन समझ सके, ठीक है। और फिर वाइसी वर्सा करता है, मतलब मशीन कोड को वापस कन्वर्ट करता है, क्योंकि मशीन आपको आउटपुट जनरेट करके देगी, वो भी अपने ही लैंग्वेज में देगी, बाइनरी में ही, उसको वापस कन्वर्ट करेगा और वो आपको दे देगा आपके ओरिजिनल लैंग्वेज में जिसमें आपने सोर्स कोड दिया था, ठीक है। तो जिस लैंग्वेज में आप कोड लिखते हैं उसी लैंग्वेज में आपको कोड का आउटपुट वापस मिल जाता है, ठीक है। तो ये काम होता है कंपाइलर का, ठीक। तो जो सोर्स कोड को कंपाइल करता है उसको कहा जाता है कंपाइलर। कंपाइलर एक तरीके का ट्रांसलेटर होता है। और सी में जो कंपाइलर हमारे पास अवेलेबल हैं वो एक है बोरलैंड सी और दूसरा है टर्बो सी। सी या C++ इसको ऐसे ही कहा जाता है, ऑल्दो C++ दोनों अलग अलग हैं, लेकिन क्योंकि इन दोनों की लाइब्रेरीज़ जब बनाई गई थी, एक ही कंपनी ने बनाया था, तो वहाँ पर कंबाइंड मतलब उसी में ही मॉडिफिकेशन करके C++ कर दिया गया था। लाइब्रेरी डिफरेंट है,
याद रखिएगा लाइब्रेरी डिफरेंट यूज़ होती है C++ में, लेकिन क्योंकि उसी प्लेटफॉर्म पे बनाया गया था इसीलिए उसको डिफरेंट नहीं नाम दिया गया, ठीक है। तो कंपाइलर का नाम वही है, जैसे चारबाग स्टेशन जो है लखनऊ में, वो चारबागी स्टेशन है, वहाँ ट्रेनें बहुत अलग अलग आती हैं, ठीक है। पैसेंजर भी आती है, फास्ट ट्रेन भी आती है, सुपर फास्ट भी आती है, और लग्जरी वाली भी आती हैं, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म का नाम सेम रखा गया है, लेकिन ट्रेनें डिफरेंट डिफरेंट आती हैं, सबकी टेक्नोलॉजी अलग हो सकती है, कोई इलेक्ट्रिक से चल सकती है, कोई डीजल से चल सकती है, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, इन्हांसमेंट नहीं किया गया, लेकिन इनमें इन्हांसमेंट डिफरेंट डिफरेंट है। इन्हांसमेंट क्या है, अब अगर बात करें बोरलैंड की, तो बोरलैंड C या C++ का जो कंपाइलर है वो पहले आया था, ठीक है। तो यहाँ पर होता डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 28 कीवर्ड्स हुआ करते थे। अब कीवर्ड्स क्या है डिटेल में आएंगे, अभी मैं आपको बता देता हूँ। जो अभी मैं प्रोग्राम ऊपर लिख रहा था तो मैंने लिखा था मेन, वॉइड, इंट, ये सब क्या है, कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड का मतलब ये होता है वो वर्ड्स, वो शब्द जिसकी मीनिंग कंपाइलर को पहले से पता हो, ठीक है। किसी भी प्रोग्रामिंग में, जैसे ऊपर मैंने जितनी भी प्रोग्रामिंग की है, प्रिंट लिखा मैंने यहाँ पे पाइथन में, तो प्रिंट का मतलब कंपाइलर पहले से जान रहा है कि इस जो भी प्रिंट के अंदर लिखा होगा उसको आउटपुट स्क्रीन पे मुझे उठा करके भेज देना। इसी तरीके से जावा में system.out.println लिखोगे तो वो उनका कंपाइलर समझ जाएगा कि अब प्रिंट करना है, वहाँ पे printf या println नहीं चलेगा, प्रिंट नहीं चलेगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे printf चलता है। तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इनके जो कंपाइलर हैं वो इनकी मीनिंग पहले से जानते हैं और उनको यही चाहिए, ये प्री डिफाइंड है, इनको यही चाहिए, ठीक है। अगर आप C में system.out.println लिखेंगे तो उनका कंपाइलर एरर दे देगा, क्योंकि इस नाम का वर्ड, इस नाम का सिंटैक्स उनकी लाइब्रेरी में बना ही नहीं हुआ है, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो जब बोरलैंड C बना था तो उस समय 28 कीवर्ड इन्वेंट हो पाए थे, बन के आ पाए थे, ठीक है। उसके बाद जब टर्बो आया, ठीक है, तो टर्बो में 32 कीवर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड्स, कुछ कीवर्ड्स बढ़ गए थे, ठीक है। तो जैसे ब्रेक है, इस तरीके से 3-4 कीवर्ड हैं जिनका यूज़ किया जाता है, तो वो टर्बो वाले वर्जन में बढ़ गए थे। टर्बो वर्जन में एक एडवांटेज और भी है कि जो बेसिक लाइब्रेरीज हैं उनके लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बेसिक लाइब्रेरी मतलब ये जो हम लिखते हैं स्टूडियो और कोनियो, ये दोनों नहीं भी लिखोगे तो डायरेक्ट प्रोग्राम अपने आप कंपाइलर उसको इंक्लूड कर लेता है। सिर्फ प्रोग्राम आप लिखेंगे तब भी टर्बो पे चल जाता है, ठीक है। बोरलैंड पे नहीं चलेगा। बोरलैंड C अगर आप यूज़ कर रहे होंगे या C++ तो उसमें आपको उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऑल्दो ये इस पर थोड़ा काम कर पाना हम लोग के लिए टिपिकल है, देखते हैं। टर्बो तो शायद चल जाए, लेकिन बोरलैंड अब वालों पे चलेगा नहीं, 7 पे और उस पर नहीं चलेगा। और जो चलता भी है टर्बो वाला वो भी छोटे स्क्रीन पे चलता है, ठीक है। टर्बो वाला ही है सर, अब टर्बो ही आता है, बोरलैंड आता नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि अब ये हम लोग मतलब जैसे हम लोग सीख रहे हैं इस समय, जब मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ तो अभी थोड़ा सा जनरेशन थोड़ा इधर तेज़ी से आगे आ गई 3-4 सालों में, ठीक है। नहीं तो बोरलैंड वाला सॉफ्टवेयर भी चल जाता था कंप्यूटर्स पर। अब उसको अगर चलाना है तो या तो आपके पास पुराना सिस्टम हो, या तो आप विंडोज़ XP वगैरह डाल करके ले आइए तो उस पर चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप विंडोज़ 7, 8, 8.1, 10 इनमें यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो थर्ड हमारे पास ऑप्शन है जिसका हम यूज़ करेंगे एक्चुअल में अभी कुछ दिनों के लिए, जब तक हम इसको इंस्टॉल नहीं करते हैं या वो नहीं करते हैं, तो दैट इज़ ऑनलाइन कंपाइलर, ठीक है। ऑनलाइन कंपाइलर बहुत इजी है यूज़ करना, मैं एक बार दिखा देता हूँ। आप बस सिंपली कोई भी ब्राउज़र अपना ओपन करिए, यहाँ पर लिखिए ऑनलाइन C कंपाइलर, ठीक है। जिस लैंग्वेज का ओपन करना है आपको सारे लैंग्वेजेस के लगभग मिल जाएंगे आज की डेट पे, C, जावा, पाइथन सबके मिल जाएंगे, ठीक है। आपने यहाँ से क्लिक किया, यहाँ बहुत सारे लिंक आएंगे, आप कोई भी लिंक ओपन कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी। सबका थोड़ा थोड़ा इंटरफेस का डिफरेंस होगा, मतलब लुक एंड फील थोड़ा डिफरेंट होगा। कोई ब्लैक कलर की स्क्रीन आएगी, किसी में रन की बटन आ जाएगी, किसी में कुछ वो एग्जीक्यूट लिखा होगा, ठीक है। लेकिन प्रोग्रामिंग C की वैसे ही होती है जैसे सब में होती है, ठीक है। बस थोड़ा सा एक चीज़ ये रहेगी कि जैसे अगर ये वाला जो कंपाइलर मैंने खोला है ऑनलाइन GDB वाला,
हाँ तो इसमें हमेशा जो ये फाइल का नाम है वो मेन डॉट सी ही रहेगा, ठीक है। और जैसे हम लोग टर्बो या बोरलैंड अपने कंप्यूटर पे जब यूज़ करते हैं तो हम कोई भी नाम दे सकते हैं प्रोग्राम को, यहाँ पर हम कोई भी नाम नहीं दे पाएंगे, बस इतना डिफरेंस है। अच्छा, बाकी प्रोग्राम आप वैसे ही लिखेंगे, दिख रहा है आप लाइब्रेरी का नाम लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ। अगर आप इसको सर भी अगर टर्बो सी है तो उसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं? कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑफलाइन होता है, आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होता है उस पर, हाँ सर, ठीक है। तो उस इंस्टॉल है हमारे पास। हाँ, तो आप उस पर कर सकते हो, मैं भी उसी पे कराऊंगा। अभी स्टार्टिंग में 1-2 दिन इस पर कराऊंगा, जब मैं अपने सिस्टम में उसको इंस्टॉल कर दूंगा तो फिर मैं उस पर कराऊंगा। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क सिर्फ इतना ही पड़ जाएगा कि जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ भी चलेंगी, वहाँ भी चलेंगी। यहाँ भी अगर आप वैसे ही रन करोगे तो सेम यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा। वहाँ पर क्या है कि ऑल्ट F9 और कंट्रोल F9 का यूज़ करना पड़ेगा कंपाइलर पे। यहाँ पे सिर्फ एक बटन बनी होती है, रन, ठीक है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो कि हम ऑफलाइन कंपाइलर यूज़ करके उसको सीखेंगे, जानेंगे। यहाँ पर कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो कि हम नहीं सीख पाएंगे, इसलिए हम बोरलैंड सी और टर्बो सी का यूज़ करेंगे अगले क्लासेस से, ठीक है। ठीक सर। क्योंकि हमें वो जो चीज़ें सीखनी है वो सब कुछ यहाँ से नहीं सीख पाएंगे। जैसे लाइब्रेरी के बारे में हो गया, वो कहाँ जाके सेव हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऑब्जेक्ट कोड कहाँ बनता है, ये ऑनलाइन वाले में आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि सब कुछ बैकग्राउंड में हो रहा है, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन जो आप अपने कंप्यूटर में कंपाइलर डालेंगे वहाँ पे ये सारी चीज़ें आप पॉसिबल हो जाएगी। हो पाएगा, ठीक है। ठीक सर। तो हम ऑनलाइन कंपाइलर भी यूज़ करेंगे, हम ऑफलाइन भी यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें मॉडर्न चीज़ें भी सीखनी हैं और हमें पुरानी चीज़ें भी सीखनी है। मतलब इसलिए सीखना है क्योंकि कहीं भी आप जाएंगे तो वो आज की चीज़ें भी आपसे पूछेंगे और कल की चीज़ें भी पूछेंगे। मतलब वो आपसे पाइथन भी पूछ सकते हैं और वो आपसे सी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और वो आपसे बाइनरी भी पूछ सकते हैं, वो ये भी पूछ सकते हैं जो मैंने अभी इतनी सारी चीज़ें बताई वो क्यों बताई। यस सर। हम सीधा प्रोग्राम स्टार्ट करना, लिखना स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन उससे प्रॉब्लम ये होता है कि आप कभी जान ही नहीं पाते कि एक्चुअल में हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसे जबकि ये क्वेश्चन होना चाहिए, आपको अपने टीचर से भी पूछना चाहिए कॉलेज में या जहाँ भी आप पढ़ें। तो आप कुछ भी पढ़ें, उसका पढ़ने का एक सिंपल तरीका ये होता है, मेरा ये पढ़ने का तरीका है कि अगर मैं कोई चीज़ पढ़ता हूँ या कोई चीज़ सीखता हूँ या जानना चाहता हूँ तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं क्यों करूँ उसे, आखिर मैं पुराना ही वाला क्यों नहीं यूज़ करूँ, ठीक है। तो आपके पास उसका एक वैलिड रीज़न होना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं पूछेंगे तो जहाँ इंटरव्यू आप देने जाएंगे वो आपसे पूछ लेगा फिर, ठीक है। फिर आप बता नहीं पाएंगे। यस। फिर आप बता नहीं पाएंगे, फिर वो ये कहेगा कि ये बताओ कि 4 साल का तुमने बीटेक कर लिया तो तुमने अपने टीचर से क्यों नहीं पूछा या खुद जानने की कोशिश क्यों नहीं की। सी तो तुम 4 सालों से पढ़ रहे हो, 5 सालों से पढ़ रहे हो, लेकिन अभी भी जो मैं क्वेश्चन, जो मैंने तुम्हें भी आंसर्स दिए बताए हैं, वो अभी भी तुम अपने स्कूल में जाके, अपने कॉलेज में जाके पूछ लोगे अपने साथ वालों से, तो वो नहीं बता पाएंगे। यस। उनसे बस आप इतना पूछ लो कि सी क्यों ना यूज़ करें और हम पाइथन क्यों यूज़ करें। सी तो फास्टर है चलने में, वही ना, बेसिक इसीलिए तो क्लियर बहुत जरूरी है सर। बेसिक ज़रूरी है, आप ये जानो। इसीलिए मैंने ये बताया कि कौन कौन सी को यूज़ कर रहा है, मैंने एप्पल का नाम बताया आपको। आप जब ये इंटरव्यू में बताओगे तो इंटरव्यूअर आपसे इम्प्रेस हो जाएगा, वो ये जान लेगा, वो ये समझ जाएगा कि इस बच्चे ने बहुत रिसर्च किया है। क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग नहीं जानते कि एप्पल जो है क्या यूज़ करता है। किसी से आप पूछेंगे भी तो जो एप्पल यूज़ कर भी रहा है वो भी ये कहेगा कि वो iOS यूज़ कर रहा है और वो iOS यूज़ कर रहा है, मैक यूज़ कर रहा है। बहुत कोई टेक्निकल होगा तो वो कहेगा कि हाँ हाँ कंप्यूटर में जो है मैक OS लायन OS यूज़ करते हैं वो। हाँ। लेकिन अगर आप उनसे पूछ लोगे कि इसके बिहाइंड क्या है, किस चीज़ पे बना हुआ है, तो वो नहीं बता पाएंगे लैंग्वेज का नाम, ठीक है। ये वही बता पाएगा जो थोड़ा क्यूरोसिटी रखता है और अपने रिसर्च करता है, उसके ऊपर रिसर्च करता है कि आखिर में ये क्या है, मतलब किस पे बनाया है, ठीक है। ये तो कवर है जो आप जान रहे हो बुक का, बुक के अंदर क्या है वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो OS के जितने भी वर्जन आप देख रहे हैं, iOS हो या जो भी है, वो एक्चुअल में चल तो सी ही पे रहा है ना, इसीलिए इतना बेटर परफॉर्म करता है। सी के फ़ोन मतलब जो आईफोन ये कहता है कि हम 2 लाख का फ़ोन दे रहे हैं और ये स्मूथ चल रहा है, बिल्कुल टच स्क्रीन स्मूथ है, तो उसको स्मूथ बनाया है सी लैंग्वेज ने, ठीक है। यस सर। एप्पल कॉर्पोरेशन ने कुछ नहीं किया, उन्होंने तो सिर्फ कवर जो है वो बहुत बढ़िया लगा रखा है ऊपर। एल्युमिनियम केस में फ्रेम अच्छा करते हैं और टेम्पर्ड ग्लास अच्छा यूज़ किया। हाँ एक्चुअल में बट टेक्नोलॉजी बिहाइंड जो है, एक्चुअल में जो टेक्नोलॉजी होती है वही बैकबोन होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो नोकिया जैसी कंपनी ख़त्म नहीं होती। सिर्फ ख़त्म होने का रीज़न क्या हुआ, टेक्नोलॉजी। वो अपनी रिजिड, हाँ वो अपनी बॉडी, अपनी चीज़ों पे ही रिजिड रह गए, उन्होंने कुछ गड़बड़ नहीं किया, लेकिन वो अपनी चीज़ों पर रिजिड हो गए, उन्होंने समय के साथ अपने आप को चेंज नहीं किया। नहीं किया, वही सर, मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। आपको
लेकिन मॉडिफिकेशन के साथ आपको बैकग्राउंड हिस्ट्री से आप रिलेटेड होना ज़रूरी है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, यस सर। ये चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है। अब जब ये आप तीनों फेजेज एक साथ देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों लिखा जा रहा है, यही कोड ऐसे 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 क्यों हो गया। ठीक है, तो क्योंकि ये जनरेशन वाइज आया और जैसे जैसे टाइम की नीड बदलती गई, लोगों की नीड भी बदलती गई, डेवलपर्स की भी नीड बदलती गई, क्योंकि आज की डेट पे फास्टर डेवलपमेंट और उन कोड्स की रिक्वायरमेंट है जो जल्दी से आप लिख करके आगे बढ़ सकें। ठीक है, लेकिन आपको गाड़ी तेज़ चलाने के लिए गाड़ी ठीक से चलाना आना ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो एक्सीडेंट जो होगा उसमें फिर बचेंगे नहीं आप। ठीक है, तो आपको ABC मतलब एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच का यूज़ पहले अच्छे से आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इनका कॉम्बिनेशन कैसे यूज़ किया जाता है, तब तो आप हाई स्पीड पे लेके जा सकते हैं, नहीं तो फिर वो आपकी जान के लिए खतरा है। सिमिलरली प्रोग्रामिंग में भी है, अगर आप बिना उसके चलेंगे ना तो फिर वो उसी की तरह है कि आप कब एक्सीडेंट कर जाएंगे आपको पता नहीं। ठीक है, वो इंटरव्यू राउंड में भी हो सकता है, टेक्निकल राउंड में भी हो सकता है किसी कंपनी के। ठीक है, और वो उसको पता चल जाएगा, क्योंकि जो अगला बंदा है वो मेरे या मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला हो सकता है, जो हर फेज़ में काम किया हो, आपके लेवल पे भी काम किया हो, डेवलपमेंट भी करता हो, वो आपको घुमा फिरा के पकड़ लेगा। ठीक है, क्लियर? तो ये समझ में आया? तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो है ऑनलाइन कंपाइलर भी साथ साथ में देखेंगे, और बोरलैंड और टर्बो अगर नहीं डाउनलोड किया तो डाउनलोड कर लेना। ठीक है, टर्बो है, टर्बो चलता है सर? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर टर्बो है तो टर्बो से काम हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर। बीच में ऑनलाइन कंपाइलर का भी यूज़ करके देखेंगे ताकि उससे डिफरेंस में समझ में आ जाएगा कि ऑनलाइन कंपाइलर क्या चीज़ें हाइड कर दे रहा है हमसे। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया एक एग्जांपल की Alt F9 और कंट्रोल F9, मतलब कंपाइल और रन अलग अलग होता है सी का प्रोग्राम, लेकिन ऑनलाइन कंपाइलर क्या कर रहा है, एक ही में कर दे रहा है। ठीक है, हाँ, तो जब आप कंपाइल करते हैं तो क्या होता है, ये नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग देखेंगे। मैं दिखाऊंगा कि वो फाइल कौन सी जाके बनती है सिस्टम के अंदर। ठीक है, क्लियर? हाँ, ये मैं तुम्हें अभी फ़ाइल भेज भी दे रहा हूँ और इसको नोट डाउन कर लेना। मैं ये फ़ाइल भेज दूंगा तुम्हें, इसीलिए मैं इस पर लिख रहा था। तो ये फ़ाइल मैं अभी सेव कर ले रहा हूँ, सी नोट्स क्लास 1। ठीक है, और इसको एक कॉपी में बना के नोट करते चलना, क्योंकि ऐसे ये लॉस्ट हो जाएगा, और इसको तुम ये फोल्डर बना के कंप्यूटर में सेव भी कर सकते हो। और क्योंकि सेशन रिकॉर्ड हो रहा है तो रिकॉर्डिंग भी तुम्हें मिल जाएगी। मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ।